नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आपका राजस्थान धड़कन न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं विजय मैरानिया। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें किसी परिचय की मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपने मेहनत और अपने संघर्ष के प्रति चलते हुए अखिल भारतीय वैश्य खंडेलवाल महासभा एवं राष्ट्रीय महाधिवेशन वाराणसी में संपन्न हुए 3 दिवसीय कार्यक्रम के चलते राष्ट्रीय कार्यकारिणी सचिव में उनका चयन हुआ। तो जानते हैं श्रीमान संजय जी ज्ञा से कि इस बारे में लेकिन इनका क्या विचारधारा है और आगे की इनकी क्या रूपरेखा। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जिस प्रकार से आपका ये चयन हुआ। धन्यवाद। धन्यवाद सभी राजस्थान धड़कन के जो स्टाफ है, जो टीम है उनको, और उसके साथ में राजस्थान धड़कन के जितने भी दर्शक हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक आभार, धन्यवाद। सर, जिस प्रकार से आपका ये चयन हुआ है और जिस प्रकार से आप ब्यावर में अभी तत्काल में व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, सर क्या कहना है इस बारे में, जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप लेके चल रहे हैं? जिम्मेदारी लेके चलना अलग बात है और सबको साथ लेके चलना अलग बात है। हम लोगों ने कोशिश ये करी है कि कोई भी काम सिर्फ व्यापारिक संबंधित नहीं, व्यापारिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, क्योंकि ये तीनों क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे अपार संभावनाएं हैं, जहाँ पे लोगों को ज़रूरत है, जहाँ लोगों की आवश्यकता है कि इन क्षेत्रों में कार्य हो, उन क्षेत्रों में हम लोगों ने कार्य करने की कोशिश करी है। मैं मेरी पूरी टीम के साथ, मतलब उन लोगों ने भी अपना कंधे से कंधे मिला के मेरे को सहयोग करा है। धार्मिक क्षेत्र में देख लीजिएगा, सामाजिक क्षेत्र में देख लीजिएगा, चाहे व्यापारिक क्षेत्र में, आप खुद गवाह हैं। तीनों क्षेत्र आप देख ही रहे हैं, तीनों क्षेत्र में टीम ने बहुत अभूतपूर्व कार्य करे हैं। अब मैं आता हूँ जो ज्वलंत बात है उस पर कि खंडेलवाल जो वैश्य महासभा का भी अधिवेशन, 3 दिवसीय अधिवेशन वाराणसी में संपन्न हुआ, उसमें मुझे भी एक राष्ट्रीय स्तर की जवाबदारी प्रदान की गई है। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो रमेश जी तुंगावाल हैं उनका और पूरी जो कार्यकारिणी है, पूरी टीम है, उनका हार्दिक धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे को, हमारी यहाँ की जो कार्य प्रणाली है, यहाँ की जो सेवाएं हैं, उनको देखते हुए हमारे को ये जवाबदारी, जिम्मेदारी सौंपी है। हमें उनको और उनके साथ में पूरे खंडेलवाल समाज और ब्यावर की पूरी जो जिले की जनता है, उनको ये आश्वस्त करते हैं कि हम लोग अभी तक जैसे भी कार्य कर रहे थे, जिस स्तर पे कार्य कर रहे थे, कोशिश करेंगे उससे और ऊपर और बढ़िया स्तर पे कार्य करें, और अंतिम व्यक्ति तक हम कोशिश करेंगे कि उसको अगर ज़रूरत है हमारी तो हम उस तक पहुँच सकें। सर, अभी तक व्यापार मंडल की अगर मैं बात करूं तो आपके द्वारा किन किन कार्यों को मतलब निपुण कराया गया है? मैं आपको बताऊं, फरवरी 2021 में व्यापार संघ का गठन हुआ था, और व्यापार संघ का गठन तो चलो मान लिया 2021 में हुआ था, लेकिन पिछले 15, 17, 20 साल से हम लोग व्यापारियों के लिए, व्यापारिक जगत के लिए ब्यावर डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के बैनर तले या अन्य बैनर तले काम कर रहे थे। लेकिन अभी जब एक मार्केट में जब ऐसा लगा कि नहीं, व्यापारियों को, क्योंकि मैं हर बार कहता हूँ व्यापारी एक रीढ़ की हड्डी होता है, किसी भी शहर का, किसी भी अर्थव्यवस्था, किसी भी देश के लिए व्यापारी रीढ़ की हड्डी है। वो व्यापारी छोटा भी हो सकता है, एक कैबिन लगाने वाला, एक ठेला लगाने वाला, उससे लेके बड़े स्तर के जो व्यापारी होते हैं, जो उद्योगपति होते हैं तक हो सकता है, वो सब व्यापारी की गिनती में आते हैं। हम लोगों ने एक कोशिश करी कि हर व्यापारी को डायरेक्ट जोड़ा जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए। हम लोगों ने ये कोशिश करी और कामयाब हुए। आज करीबन ब्यावर व्यापार संघ, ब्यावर जिला व्यापार संघ राजस्थान का सबसे बड़ा व्यापार संघ है, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। और कह इसलिए सकता हूँ कि 4000 व्हाट्सएप मेंबर हमारे पास हैं और 2000 रजिस्टर्ड मेंबर हमारे पास हैं, जो बाकायदा मेरे पास रजिस्टर्ड हैं, सदस्य बने हुए हैं। अब आते हैं अपन समस्याओं पर। हम लोगों ने ब्यावर की सबसे बड़ी समस्या थी पार्किंग की। जो पार्किंग समस्या थी उसको हमने हल करा। उसके साथ में सफाई शुल्क जो एक नगर परिषद द्वारा यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा, जो पूर्ववर्ती राज्य सरकार थी, उसने यहाँ लागू करा था। हम लोगों ने उसका विरोध करा और वो हम लोगों ने ब्यावर में लागू नहीं होने दिया। के साथ में कोविड के समय
जब सबसे ज़्यादा आवश्यकता मानव जाति को थी, उस समय व्यापार संघ ने पूरे बाजार को प्रशासन के साथ मिलके संतुलित करने का कार्य करा। कब खुलना है, कब नहीं खुलना है, कैसे होना है, क्या खुलना है, क्या नहीं खुलना है के साथ हम लोगों ने रक्तदान शिविर उस समय लगाए। हम लोगों ने कोविड के जो टीकाकरण केंद्र थे वो शिविर लगाए। उसके अलावा बहुत काम उस समय करे हैं, काढ़ा वितरण करा है। उसके अलावा लोगों को हर स्तर पे जिनके पास आवश्यकता नहीं थी उनको हम लोगों ने खाने के टिफ़िन पहुँचाए। ये हो गया ये। उसके अलावा हम लोगों ने एक भी व्यापारी का कॉल आता है तो पूरे मार्केट में आप पूछ लीजिएगा, ब्यावर व्यापार संघ तुरंत उस व्यापारी की वैध समस्या के साथ खड़ा मिलेगा। चोरी की वारदातें आपने खुद ने देखा होगा पिछले समय में इतनी हुई। हम लोगों ने पहले भी इस बारे में बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था और एक बार तो बहुत अच्छा लगा कि जब हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, हम लोग गए थाने पे तो उस समय के जो तत्कालीन डिप्टी साहब थे उनने, एडिशनल एसपी और सीआई साहब तीनों हमारे समक्ष बैठे, हम लोगों की बातें सुनी। कि मैं भी सीएलजी मेंबर वर्षों से, पिछले 25-30 सालों से सीएलजी मेंबर हूँ, शांति समिति मेंबर हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा कि 3 इस स्तर के सीआई और सीआई से ऊपर के स्तर के अधिकारियों ने बैठ के व्यापारियों की बातें सुनी। उन लोगों ने हमारे को तो तत्काल हमारी समस्याओं को सुन के ये डिसीजन लिया कि साहब किसी भी हालत में आज रात से सीआई या उससे ऊपर के स्तर का अधिकारी बाजार में गश्त करेगा। और उसका परिणाम हुआ 5 महीने, 4 महीने, 4.5 महीने बाजार में चोरी होना बंद हो गई। जिस प्रकार से आप बता पा रहे हो कि प्रशासन का भी पूर्ण सहयोग रहा सर, प्रशासन ने भी काफ़ी अच्छा कोऑपरेट करा आपको। नेचुरली देखो, हम लोगों की भावना एक ही हो रहती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब हो गया प्रशासन का, हम अगर ऐसा कोई व्यापार संबंधित बाजार को संतुलित, मतलब अगर प्रशासन की बात व्यापारी तक पहुंचानी है या बाजार व्यापारी प्रशासन का कोई भी काम व्यापारियों के माध्यम से कराना है तो हम लोग उसको करते हैं। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ये हुई जब हम लोग उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के कर रहे हैं तो नेचुरली उनको भी हमारा काम करना पड़ेगा। और मुझे बहुत इस समय ये संतुष्टि है कहते हुए कि चाहे वो नगर परिषद प्रशासन हो, उपखंड प्रशासन हो, एसपी मतलब जो अभी एसपी प्रशासन मान लो, चाहे पुलिस प्रशासन मान लो, चाहे उपखंड प्रशासन, चाहे कलेक्टर प्रशासन, ये जितने भी ब्यावर में हैं सभी लोगों ने, मैं तहसील का भी नाम लूँगा, तहसीलदार जी का भी लूँगा, मतलब इन सब ने कोई भी व्यापारी का काम हो निःशुल्क और बिल्कुल सहज भाव से प्राथमिकता देते हुए कराएं। उनका सबका धन्यवाद। सर एक बात और, जिस प्रकार से आप स्वयं एक व्यापारी भी हो, ठीक है, उसके साथ आप एक अपना घर भी चलाते हो, साथ साथ आप व्यापार संघ के अध्यक्ष भी हो। सर इतनी सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज कर रहे हो? सर कभी आपको कभी ऐसे मुसीबत का सामना नहीं पड़ेगा कि कभी ऐसा दौर नहीं आया जब आपको लगा हो कि अरे यार शायद मैं इस चीज़ से क्विट कर जाऊँ या इस चीज़ से थोड़ा परे हो जाऊँ, अपनी फैमिली पर ध्यान दूँ या अपने व्यापार पर ध्यान दूँ, कैसे मैनेज कर पाते हो सर? आपने बिल्कुल सही बोला, ये बात तो सही है। 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में मैं मेरा जो फ़ोन है वो हर समय चालू रखता हूँ। रात को 2 बजे भी अगर किसी का कॉल आता है, 1 बजे भी आता है, 3 बजे भी आता है, या दोपहर में आया, सुबह आया, शाम आया, उसके लिए पहले जाना पड़ता है और जाता भी हूँ। आपने ये नाम लिया, मैं विभिन्न धार्मिक, व्यापारिक, सामाजिक करीबन 17 संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ और करीबन 12 या 13 में अध्यक्ष हूँ। बाकी मैं मंत्री हूँ या और किसी पोस्ट पे हूँ। लेकिन ये मैं एक और ख़ास बात बताऊँ आपको, मेरा परिवार ब्यावर में यहाँ पर मतलब पेरेंटल जो परिवार होता है वो एक ही है। मतलब रिश्तेदारी के नाम पे क्या बात करूँ तो मेरा एक परिवार है, बाकी सब बाहर है, अजमेर, जयपुर, मुंबई वगैरह सब काफ़ी लंबे छोटे परिवार हैं। लेकिन मेरे परिवार ने मुझे बहुत सपोर्ट करा है। मेरे पिताजी, क्योंकि एक्चुअली बचपन से मैं जब भी मेरे पापा के साथ में, पापा यहाँ ICICI बैंक मतलब मैं मैनेजर थे, उसके अलावा काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हुए थे। और जब मैं पापा के साथ जाता था तो लोग मतलब हर आदमी करीबन पापा को, क्योंकि बैंक से प्लस और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े होने की वजह से सब उनसे रूबरू होते थे। तो मेरे मन में कहीं ना कहीं उस समय से थी कि ये जो विरासत है मेरे को आगे बढ़ाना है। नेचुरली आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है कि कई बार ऐसी समस्याएं होती है जब आपको घरेलू काम या व्यापारिक काम अत्यंत आवश्यक होता है कि बावजूद भी आपको व्यापारी की या अन्य की ज़रूरत के लिए आपको समय निकालना पड़ता है। आती है समस्याएं, लेकिन सबका जो प्यार मिलता है वो ऐसा होता है। परिवार जो मेरा है वो भी मेरे को इतना सपोर्ट करता है कि उनको मालूम है कि ये काम है तो होना है ना, उनको भी मालूम है तो होता है मैनेज, और फिर ठाकुर जी सब कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बात और बता दूं मैं संजय जी की, जिस प्रकार से ये
व्यापार मंडल के अध्यक्ष है, जिस प्रकार से इतनी बड़ी जिम्मेदारी व्यापारी के साथ साथ एक बहुत अच्छे धार्मिक भावना भी लेके चलते हैं। ये स्वयं सर, जिस प्रकार से हमने सुना है आप एक आपकी प्रभात फेरी परिवार भी है जो सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग सामाजिक कार्य करता है। सर क्या है इस बारे में, इस पर बताइए सर। प्रभात फेरी के 2008 में हमारे परिवार ने मेरे पिताजी की 25वीं शादी की सालगिरह थी, उसमें उस उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक यहाँ पर कथा का आयोजन किया था अपने सतपुलिया पे। उस समय जो महाराज जी आए थे, उन्होंने कथावाचक, उन्होंने मेरे से गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने बोला था कि साहब आपको गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। मैंने साहब आप कथा कर रहे हैं तो आप गुरु दक्षिणा बिल्कुल हक है, आप आदेश करिए। तो उन्होंने बोला आपको रोज़ सुबह प्रातःकालीन रघुनाथ जी के मंदिर जाना है और वहाँ से एक राउंड लगा के वापस आके हाथ जोड़ के कराना है। मैंने ठीक है साहब हो जाएगा। फिर उन्होंने बोला आगे उन्होंने बोला कि साहब ये प्रभात फेरी का रूप है। तो थोड़ा सा, क्योंकि उस समय अर्ली एज थी, 2008 की बात थी, उस समय धार्मिक रूप में इतने भी थे नहीं, क्योंकि एक जीवन का स्टार्टिंग समय था, युवा पड़ाव था। तो हाँ, तो थोड़ा सा ऐसा लगता था कि यार ये क्या, लेकिन चूंकि ये वचन दे दिया था तो उस समय फिर हम लोगों ने ये महाराज जी की प्रेरणा से, और कथा का जो एक कहना चाहिए ना, जो कोई एक समुद्र अमृत निकला, वो अमृत ये निकला कि आज तकरीबन 6000 दिन होने जा रहे हैं और 6000 दिन से प्रभात फेरी निर्बाध रूप से जारी है। मतलब कई बार तो हम लोग बैठते हैं तो आश्चर्य होता है कि आज मेरे घर में अगर 15-20 मेंबर हों और मैं अगर हम लोग ये सोचें कि रोज़ सुबह 6 बजे 10 मेंबर को एक जगह इकट्ठा होना है, एकत्रित होना है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन ये ठाकुर जी का आशीर्वाद है, ये भक्ति में जो शक्ति होती है उसका असर है कि वहाँ पर 6000 दिन से रोज़ प्रभात फेरी में सभी आ रहे हैं। प्रभात फेरी का कॉन्सेप्ट में आप बात करूं तो क्या है, प्रभात फेरी वो चीज़ है, ठाकुर जी जब भ्रमण करते हैं ऊपर तो उनकी एक दृष्टि पड़ती है नीचे कि जो सो रहे हैं, तो आपने एक डायलॉग सुना होगा, जो सोता है वो खोता है। तो एक तो वो हो गया, जो सोवत है वो खोवत है, तो ठाकुर जी उनको देखते भी नहीं है कि सो रहा है तो सोना। जो मॉर्निंग वॉक के लिए घूमते हैं, ठाकुर जी उनके ऊपर दृष्टि पड़ती है और उनको कृपा दृष्टि देखते हैं, भाई उनके स्वास्थ्य लाभ मिले। एक दिन ठाकुर जी और ठाकुराइन जी जब घूम रहे थे तो ठाकुर जी कुछ लोगों को जो एक समूह के रूप में जा रहे थे भजन करते हुए, तो उनको देख के मुस्कुराए। उनका एक आनंद जो देख के ठाकुराइन जी ने पूछा कि आपको मैंने देखा, आप उनको सो रहे हैं, उनको देखते हो, उनके ऊपर जिनके ऊपर और इनके ऊपर आप मुस्कुराएं, तो बोले ये मेरा नाम लेते हुए जा रहे हैं। तो इनको हेल्थ के साथ वेल्थ भी मिलना चाहिए, इसलिए मेरा जो भाव हुआ इनके प्रति इस तरह का हुआ। तो ये जो भाव होते हैं ना, ये हम लोगों को मिलते हैं। और आज 21 प्रभात फेरियों का संचालन ब्यावर में विभिन्न क्षेत्रों में हो रहा है। 1600 परिवार इससे जुड़े हुए हैं। कई कार्यक्रम आप खुद ने देखा होगा, आप खुद कई बार आए, आप साक्ष्य हैं। 101 कन्यादान कार्यक्रम हुए हैं, उसके अंदर 131 कन्याओं का कन्यादान हुआ है। आप ये सोचो, 131 कन्याओं का कन्यादान मतलब होना कि 131 कन्याओं को हम लोगों के रूप में उनको भाई मिले हैं, पिता मिले हैं, बहन मिली है, माता मिली है। हाँ सर, ये एक बात सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, धार्मिक भावना के साथ साथ आपने जो कन्यादान वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करा है, सर इसका ख्याल कैसा है? इसका ख्याल वही प्रभात फेरी के रूप में, जब एक प्रभात फेरी थी तो चल रही थी, तब एक परिवार आया जिनको ऐसी ज़रूरत थी। उन्होंने आते हमारे को बोला कि साहब हम लोग इतनी हालत में हैं कि बच्ची की शादी करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो उस समय ये स्थिति देख के उनका जो निवेदन था, करुण निवेदन, वो देख के हम लोगों ने ये डिसीजन लिया कि साहब जहाँ कम वहाँ हम, ऐसा कोई भी परिवार जहाँ जिसको लगता हो कि साहब ज़रूरत है, हम वहाँ पे खड़े मिलेंगे। ये ठाकुर जी ने हम लोगों को जो हमने प्रण लिया है उसको आज तक पूरा करा है। और सबसे बड़ी बात है, ठाकुर जी का आशीर्वाद देखिए, इसके लिए हमारे को कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो प्रभात फेरी परिवार है रघुनाथ जी के मंदिर पे या उससे जुड़े हुए जो अन्य शाखाएँ हैं, वो लोग अपने स्तर पे कन्यादान कार्यक्रम में भी आपने देखा होगा, पहली बार हम लोगों ने 5 कन्याओं का एक साथ कन्यादान किया। मतलब हम लोग भी सोच रहे थे कि यार 5 का कैसे मैनेज होगा, ठाकुर जी ने मैनेज करवाया। तो ये मैं दूसरों को भी ये निवेदन करूंगा कि ऐसा कहीं पे भी लगता हो आप सक्षम हैं तो आप भी किसी का सहारा बने, और जब सहारा बनेंगे निस्वार्थ भाव से तो ठाकुर जी आपका अपने आप सहारा बनेगा। ये मेरे मन के भाव हैं। सर मैं दोबारा आता हूँ आपके व्यापार मंडल पर। जिस प्रकार से आपको राष्ट्रीय कार्यकारिणी स्तर पर संयुक्त सदस्य नियुक्त किया गया है, तो आप उसका निर्वाह किस प्रकार से करेंगे सर? देखिए साहब, ऐसा है कि एक बहुत बड़ी जवाबदारी राष्ट्रीय स्तर पे मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से
और मन प्रफुल्लित होने के साथ में इस बात के लिए अपने आप को तैयार भी कर रहा है कि अगर जवाबदारी मिली है और आपने जवाबदारी का मतलब लिया है कि भाई हाँ सहन मतलब उसको हाँ माना है कि हाँ जवाबदारी मिली है, तो निश्चित रूप से मान के चलिए हर स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, जहाँ पे समाज को, जहाँ सामाजिक रूप में, जहाँ पे क्योंकि हम लोग सामाजिक स्तर पे देखें तो हमारा समाज विधवा सहायता, छात्रवृत्ति सहायता और जितने भी 5 तरह की हम लोग सहायता देते हैं उन पे हम लोग काम कर रहे हैं, उस पर हम काम करेंगे। और आप 3 साल का जो टर्म है हमारा, उसके बाद आप वापस मिलेंगे तब आपको निश्चित रूप से लगेगा कि हाँ हम लोगों ने हमारे को जो जवाबदारी मिली है उसको पूरी तरह से निर्वाह करेंगे। ये मेरा व्यापार एसोसिएशन अध्यक्ष होने के नाते आप आम जनता और व्यापारी मंडल को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश ये है कि व्यापारी वर्ग ऐसा कार्य करे जिससे ना तो समाज में कोई दिक्कत हो, जैसे भी कुछ नशीली दवाओं का आ रहा है, नशीली पदार्थ का, मेरा व्यापारी वर्ग से मैं मैसेज भी डालता रहता हूँ, सबको कहता भी हूँ। आपके माध्यम से बहुत बढ़िया कार्य है ये कि मैं ये कहने जा रहा हूँ कि नशीली जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका विक्रय नहीं करें। हो सकता है आज आप कुछ पैसों के लालच में कर रहे हैं, किसी और के परिवार पे वो चोट पड़ रही है, कल हो सकता है आपके परिवार पे भी चोट पड़ सकती है। तो मेरा निवेदन है जो ये ऐसे माली पन्ना पे नशीली दवाएं लगा के और वो काम में ले रहे हैं, उसको भी अगर आपको लगता हो कि ये बच्चा ऐसा ले रहा है तो उसको नहीं दें। धार्मिक रूप से कोई ले जा रहे हैं तो उनको दें आप, क्योंकि मुझे मालूम है मैं विक्रय कर रहा हूँ तो मुझे मालूम है कौन ले जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है ना। ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं बेचें जो समाज को नुकसान पहुँचाएँ, वाजिब दरों पे कार्य करें। मैं साथ में जनता से भी निवेदन करूंगा कि ये जो लोग बाग हैं यही आपके व्यापारी काम आएंगे। ऑनलाइन जो बिजनेस होता है उसको कम से कम रोकें, कम से कम करें, क्योंकि आज आपके किसी भी दुख दर्द में अगर बाई चांस आपको कहीं आपके साथ समस्या आ गई, आपके पास उस समय पैसा नहीं है, ये व्यापारी ही आपको उधार प्रदान करेगा। शहर का, अपने गांव का व्यापारी का, अपने व्यापारी आज अगर आपने देखा होगा गर्मी में कितने भी शीतल पेय पदार्थों के काउंटर लगे कितनी जगह, और उसमें व्यापारी वर्ग ने अपनी भूमिका महत्वपूर्ण निभाई। तो आज कहाँ से आ रहा है? ऑनलाइन वाला कभी आपको आके पूछता है कि आपको क्या तकलीफ़ है? व्यापारी आज आप दुकान पे जा रहे हैं तो व्यापारी पूछता है आपको क्या दर्द है, क्या दुख है, आपने उधार भी रखवा दिया देखेगा, आपका रिप्लेसमेंट भी हुआ तो देखेगा, आपने कोई भी शिकायत लाए हैं तो वो भी सुनेगा। तो लोकल फॉर वोकल, मतलब लोकल को प्रमोट करें, ऑनलाइन बिजनेस को नहीं करें, कोशिश करें कि वो रुके, उससे शहर पनपेगा, विकास सबका होगा, विकास सबका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। और जिस प्रकार से हमारे बीच संजय घिया जी से हमने बात करी, और जिस प्रकार से सामाजिक, धार्मिक और व्यापारी क्षेत्र में जिस प्रकार से इन्होंने कार्यरत है, जो है कि अपने आप में एक सराहनीय कार्य है। संवाददाता विजय मैराणे के साथ राजस्थान दड़कन न्यूज़, ब्यावर।